नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रिकॉर्डर का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। कल हमने इसके बारे में आपको बताया था कि रिकॉर्डर का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत क्या है और डेविड स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत से किस प्रकार ये अलग है, थोड़ा सा भिन्न है। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं आज और देखते हैं कि सिद्धांत का वो डीपली अध्ययन करते हैं और इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहले कल हमने अब इसकी मान्यता बताई थी, उसको थोड़ा सा हम रीजन कर लेते हैं जिससे हम कंटिन्यूता में आ जाएंगे कि ये सिद्धांत क्या है। सिद्धांत की मान्यता है कि इसमें उत्पादन केवल एक ही साधन श्रम होता है, अन्य उत्पादन साधनों को नहीं माना जाता। दूसरी जो मान्यता है इस सिद्धांत की है कि श्रम पूर्णतया समरूप होता है। श्रम में पहली श्रम की पहली इकाई और दूसरी इकाई सब कुछ इक्वल काम करती है, समान रहती है। ये इसकी दूसरी मान्यता है। तीसरी, एक देश के अंदर श्रम पूर्णतः गतिशील हो सकता है और दो देशों के बीच में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगे रहते हैं जिसके कारण श्रम अगतिशील होता है। यानी दो देशों के बीच में श्रम अगतिशील होता है और एक देश के बीच में श्रम गतिशील होता है। अगली मान्यता है 2x2x1, यानी दो राष्ट्र होते हैं, दो वस्तु होती है और एक साधन होता है। इस पर ये मॉडल आधारित है, इस पर ये निष्कर्ष निकालता है। तीन राष्ट्रों के बीच में या वस्तुओं की संख्या ज़्यादा होने पर अभी ये मॉडल काम नहीं कर रहा। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको सिद्धांत के बारे में वो 2x1, दो देश, दो वस्तु और दो राष्ट्र, इन्हीं के बारे में है ये। अगली जो इसकी जो मान्यता है वह है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है और अप्रतिबंधित व्यापार होता है, किसी प्रकार की परिवहन लागतें नहीं पाई जाती। इस वजह से मोटी मोटी ये इसकी मान्यताएं जो कल हमने इसको बताई थी, स्क्रीन पे भी ये दिखा रखी है, चाहो तो इसको नोट किया जा सकता है कि इसकी मान्यताएं क्या क्या है। बाद में जब हम लोग किसी सिद्धांत की आलोचना करते हैं तो ये मान्यताओं को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और मान्यताओं को देखते हैं। उसके बेस पर हम आसानी से एग्ज़ाम में किसी भी सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इस सिद्धांत का डीपली अध्ययन करते हैं कि सिद्धांत है क्या और इसमें क्या बताया गया है। डेविड रिकॉर्डो ने स्वीकार किया कि एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार से सभी राष्ट्रों को लाभ मिलता है, किंतु रिकॉर्डो ने प्रश्न किया कि यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में उत्पादन की सभी शाखाओं में अधिक उत्पादन हो तब क्या व्यापार संभव है क्या। वापस समझने की कोशिश करते हैं इसको। यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में सभी वस्तुओं के उत्पादन में कम श्रम लागत रखता है तो तब भी क्या दोनों राष्ट्रों को व्यापार से लाभ मिलेगा क्या। इस प्रश्न के उत्तर में रिकॉर्डो ने हाँ किया है, यद्यपि एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत इस बारे में कोई संतोषजनक हल प्रस्तुत नहीं करता। वापस समझाने की कोशिश करता हूँ आपको क्या है ये, कि क्या पहेली है। पहेली यह है कि मान लीजिए दो देश है या एक विकसित देश है और एक अल्पविकसित देश है, तो निश्चित तौर पे विकसित देश को सभी वस्तुओं के उत्पादन में उसकी कॉस्ट कम आएगी और अल्पविकसित देश को कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो क्या दोनों के बीच में व्यापार संभव है क्या। यानी सभी वस्तुओं के प्रोडक्शन में डेवलपमेंट कंट्रीज को लाभ प्राप्त होता है, यानी उससे कम लागत में वस्तुएं बनाता है वो डेवलपमेंट कंट्रीज, विकसित देश अल्पविकसित देश की तुलना में। और अल्पविकसित देश सभी वस्तुओं में उसकी लागत ज़्यादा आती है विकसित देश की तुलना में। तो क्या दोनों देशों के बीच में व्यापार होगा क्या, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो एडम स्मिथ का निरपेक्ष का सिद्धांत तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा इसमें व्यापार संभव नहीं है। लेकिन डेविड रिकॉर्डो का जो तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत तो ये कहता है कि इन देशों के बीच में व्यापार संभव है। यानी डेविड रिकॉर्डो कहता है कि हाँ, इन देशों के बीच में व्यापार, दो देशों के बीच में व्यापार होगा। रिकॉर्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को निम्न उदाहरण से समझा सकता है जो हमने यहाँ तालिका में बना रखा है। दो देश ले रखे हमने, पुर्तगाल और इंग्लैंड। दो राष्ट्र इंग्लैंड और पुर्तगाल है तथा दो वस्तुएं कपड़ा और शराब है, जैसे हमने तालिका में दिखा रखा है।
जबकि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में केवल एक साधन, जिसको हम श्रम कहते हैं, श्रम को काम में लिया जाता है। रिकॉर्डों ने यह माना है कि व्यापार पूर्व पुर्तगाल दोनों वस्तुओं, सारणी में दिख रही है, हमने स्क्रीन पे भी दिखा रखा है कि व्यापार के पूर्व पुर्तगाल कपड़ा और शराब बनाने में अधिक कुशल, दोनों वस्तुओं में इंग्लैंड की तुलना में ज़्यादा कुशल है, क्योंकि पुर्तगाल 1 इकाई शराब बनाने में उसकी श्रम की लागत 80 आती है, इंग्लैंड की 120 आती है श्रम की लागत, जो ज़्यादा है। पुर्तगाल को कपड़ा बनाने में 90 आती हैं, जबकि इंग्लैंड को 100 आती हैं। यानी इनकी तुलना में पुर्तगाल ज़्यादा कुशलतापूर्वक देश है दोनों वस्तुओं को प्रोडक्शन में। दोनों राष्ट्रों में दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागतों को हमने तालिका में आपको यहाँ दिखा रखा है कि ये क्या है तालिका, और इसमें आप देख सकते हैं। उपरोक्त तालिका में शराब व कपड़ा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में पुर्तगाल में श्रम लागत कम है, जबकि निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के अनुसार पुर्तगाल को दोनों ही वस्तुओं में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे निरपेक्ष लाभ में, ठीक है। अब ये दर्शाने के लिए कि व्यापार से दोनों ही राष्ट्रों को लाभ मिलता है, हम अवसर लागत सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन का उपयोग करते हैं। अवसर लागत सिद्धांत का उपयोग हम करते हैं। उपयुक्त तालिका जैसे हमने स्क्रीन पे दिखा रखी है, हमें दोनों वस्तुओं शराब और कपड़े के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त करता है पुर्तगाल, क्योंकि शराब में पुर्तगाल 80 घंटे और इंग्लैंड में 120 घंटे की तुलना में कम है। इसी प्रकार कपड़े के उत्पादन में 90, जो 100 से कम है, लागत कम है, किंतु तुलनात्मक रूप में पुर्तगाल में शराब की उत्पादन लागत कपड़े की उत्पादन लागत से कम है। लेकिन अगर हम पुर्तगाल को तुलना करें तो उसको शराब की लागत कम आती है और कपड़े की लागत उसको ज़्यादा आती है। तुलनात्मक रूप से पुर्तगाल में बात करें तो उसको क्या करना चाहिए, श्रम को शराब के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए, हस्तांतरित कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में 1 इकाई शराब के उत्पादन में पुर्तगाल में 80 घंटे और श्रम लागत और इंग्लैंड में 120 घंटे काम में लेते हैं, अर्थात पुर्तगाल और इंग्लैंड की तुलना में श्रम लागत 67% कम पाई जाती है। अवसर लागतों का तुलनात्मक प्रदर्शन नीचे हम सेकंड जो तालिका मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन चेंज करके, इसमें दिखा रखी है और हमने परसेंटेज भी बता रखी है कि इसमें कितने % उसको फ़ायदा मिलता है और नुकसान होता है। अवसर लागत का आशय यह है कि अवसर लागत को हम परिभाषित करते हैं। अवसर लागत का आशय यह है कि X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु Y की कितनी इकाइयों को हम छोड़नी पड़ती है, यह X वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है। एक राष्ट्र, वापिस दोहराता हूँ अवसर लागत को, अवसर लागत का आशय है कि X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की कितनी इकाइयों को छोड़ना पड़ता है, ये अवसर लागत कहलाती है। यह X वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है। एक राष्ट्र किसी वस्तु के लिए तुलनात्मक लाभ की स्थिति में तब होगा जब उस वस्तु की अवसर लागत घरेलू अर्थव्यवस्था में दूसरे राष्ट्र की तुलना में कम है। ये जो तालिका हमने स्क्रीन पर दिखाई रखी है उसमें अवसर लागतों के आधार पर पुर्तगाल के शराब बनाने में और इंग्लैंड की कपड़ा बनाने की अवसर लागत कम है। जब तक दो राष्ट्र तथा उपलब्ध दो वस्तुओं और उनके अवसर लागतों में दोनों राष्ट्रों के बीच अंतर पाया जाता है, तब एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे राष्ट्र को दूसरे वस्तु में। वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। जब दो राष्ट्र तथा उपलब्ध दो वस्तुओं और उनके अवसर लागतों में दोनों राष्ट्रों के बीच अंतर पाया जाता है, तब एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र को एक वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे राष्ट्र को दूसरे वस्तु में तुलनात्मक लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेविड रिकॉर्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत हमें ये बताता है कि यदि दो राष्ट्र हैं और एक राष्ट्र को सभी वस्तुओं में उसकी लागत कम होती है तथा दूसरे राष्ट्र को सभी वस्तुओं में उसकी लागत ज़्यादा आती हैं, तो भी उनकी अवसर लागतों को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में व्यापार होगा या नहीं होगा। अवसर लागत की हमने परिभाषा किया था, X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की जितनी इकाइयों को हम लोग छोड़ने के लिए तैयार होते हैं वह उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है।
तो लाभ क्या होगा व्यापार से, थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं। विकल्पों के तुलनात्मक लागतों के अंतर के आधार पर होने वाले व्यापार को दोनों राष्ट्रों के लिए लाभदायक माना तथा उस लाभ का दोनों राष्ट्रों में बंटवारे को भी समझाया है। दोनों राष्ट्रों को लाभ होगा और उनके बंटवारे को समझाया गया किस अनुपात में उनमें बंटवारा होगा। व्यापार पूर्व दोनों, जैसे हमने सारणी का तालिका में दिखा रखी है, इंग्लैंड और पुर्तगाल आपसी व्यापार नहीं करते हैं। आप नहीं करने की, अब व्यापार करने से पूर्व की स्थिति को देखिए, दोनों राष्ट्र दोनों वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग करते हैं। शराब और कपड़े की कीमतों का निर्धारण उनके सापेक्ष उत्पादन लागतों के आधार पर होता है। यदि इंग्लैंड को 1 इकाई शराब बनानी हो तो उसे 120 श्रम घंटे की आवश्यकता होगी, जैसे दिखा रखा है, जबकि 1 इकाई कपड़े उत्पादन में 100 श्रम घंटे ही चाहिए। अतः इंग्लैंड में प्रति इकाई कपड़े की तुलना में शराब बनाना महंगा होगा। इंग्लैंड में 1 इकाई शराब की उत्पादन लागत कितनी होगी? 1.2 इकाई कपड़ा। दूसरी ओर इंग्लैंड में 1 इकाई कपड़े की लागत होगी 0.83 शराब। इसी प्रकार पुर्तगाल में 1 इकाई कपड़ा बनाने में 80 श्रम घंटे चाहिए तथा 90 श्रम घंटे कपड़े की 1 इकाई उत्पादित करने में चाहिए। अतः पुर्तगाल में शराब की तुलना में कपड़े का उत्पादन महंगा है। पुर्तगाल में कपड़ा महंगा है और इंग्लैंड में शराब महंगी है। अब इसको करते हैं, पुर्तगाल को क्या करना चाहिए? शराब बनानी चाहिए और इंग्लैंड को क्या बनाना चाहिए? कपड़ा बनाना चाहिए। तो जब दोनों के बीच में होगा तो ये व्यापार किया जा सकता है। नेक्स्ट में हम इसी सारणियों को वापस और डिटेल से देखेंगे अगले वीडियो में कि यह है क्या, और इसको सरल सिंपलाइजेशन करेंगे थोड़ा कि है क्या, थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, और तो इसको थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझाएंगे कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत क्या है और किस प्रकार अवसर लागत से हम इसको निकाल सकते हैं। धन्यवाद।